चलो तो जो आज का टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप कहेंगे सर आप हर रोज कहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्यों? क्योंकि अगर आप कल का पेपर देखेंगे, हाँ 2021 का, तो उसमें एक क्वेश्चन आया है, तो आज वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आज वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये नहीं बोलना कि सर आपने पहले क्वेश्चन देखा उसके बाद आपने अपना मटेरियल तैयार किया, नहीं, बल्कि आप यूट्यूब पे देख सकते हो जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हैं विंटर्स में, फिर बंद हो गया था, तो उसमें मैंने वो टॉपिक पढ़ाया था, वो चीज़ मैंने पढ़ाई थी, है ना। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सिटीजनशिप। ठीक है, दिस इज आवर टॉपिक जो पार्ट 2 में आता है ना। हाँ, जो पार्ट 2 में आता है या सेकंड में आता है, और आर्टिकल्स जो आते हैं वो आता है आर्टिकल 5 to 11। ठीक है, तो ये है हमारा टॉपिक आज का। ठीक है, अब बात क्या है, अब पॉइंट ये है कि व्हाट इज सिटीजनशिप, हाउ कैन यू डिफाइन सिटीजनशिप एंड हाउ कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिफाइंड सिटीजनशिप। ओके, आप अपने तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हो और कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे डिफाइन किया है कि व्हाट इज सिटीजनशिप। तो सिंपली हम कहते हैं ये एक मेंबरशिप होती है। क्या होती है? हाँ, आप लिख सकते हो इट्स अ मेंबरशिप। देखो, लेकिन कौन सी मेंबरशिप? मेंबरशिप आपको, आप किसी कमेटी के मेंबर हो, वहां पर भी आपको मेंबरशिप मिल गई। आप फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ आए इंस्टीट्यूट, आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की, तो आप यहाँ के मेंबरशिप आपको यहाँ पर हासिल हो गई। आप किसी बड़े शोरूम में कपड़े खरीदने जाओगे तो वहाँ से आपको वो कार्ड मिलता है, तो आप भी वहाँ की मेंबरशिप आपको मिलती है आपके मोबाइल नंबर पर। ठीक है, लेकिन बहुत सारी किस्म की मेंबरशिप हैं, तो ये कौन सी मेंबरशिप है? ठीक है, ये भी मेंबरशिप है, वो भी मेंबरशिप है। तो ये होती है वो मेंबरशिप जो कौन क्या करती है, एक सोशियो पॉलिटिकल कम्युनिटी देती है, यानी एस मेंबरशिप गिवन बाय अ सोशियो पॉलिटिकल कम्युनिटी। याद रखना, सोशियो पॉलिटिकल कम्युनिटी, याद रखना, ये भी एक मेंबरशिप होती है जो एक सोशियो पॉलिटिकल कम्युनिटी देती है। और ये सोशियो पॉलिटिकल कम्युनिटी क्या है? दिस सोशियो पॉलिटिकल कम्युनिटी इज कॉल्ड स्टेट। ठीक है भाई, दिस सोशियो पॉलिटिकल कम्युनिटी इज कॉल्ड स्टेट। यही स्टेट क्या देती है? मेंबरशिप। कैसे मेंबरशिप देती है? क्या करती है स्टूडेंट के लिए? ये क्या करती है? ये देती है राइट्स। क्या देती है? राइट्स। और देती है ड्यूटीज, ठीक है, टू इट्स मेंबर्स। ठीक है ना, ये क्या करती है? स्टेट क्या करती है? ये देती है राइट्स, ये देती है ड्यूटीज। टू होम? टू इट्स मेंबर्स। ठीक है, हम कहते हैं जो सिटीजनशिप जो है इट्स एन आइडिया ऑफ एक्सक्लूजन। वो क्या होता है? सिटीजनशिप जो है इसको हम कहते हैं इज एन आइडिया ऑफ एक्सक्लूजन। क्या मतलब है इसका? आइडिया ऑफ एक्सक्लूजन। सिटीजनशिप इज एन आइडिया ऑफ एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब यहां पर यह है कि इट एक्सक्लूड्स नॉन सिटीजन्स, यानी जो नॉन सिटीजन्स हैं, जो यहां के शहरी नहीं हैं, जिनको स्टेट मेंबरशिप नहीं देती है इन टर्म्स ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, वो इसमें नहीं आते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं सिटीजनशिप जो है इट इज एन आइडिया ऑफ एक्सक्लूजन। तो किनको एक्सक्लूड करती है? नॉन सिटीजन्स को एक्सक्लूड करती है। ठीक है, राइट एवरी वर्ड, क्योंकि क्वेश्चंस किसी भी स्टाइल के आ सकते हैं। अच्छा, यहां पर कितने प्रिंसिपल्स हैं जिन प्रिंसिपल्स पर ग्रांट होती है सिटीजनशिप? हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर देयर ऑन विच सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाय द स्टेट टू इट्स मेंबर्स? Principles, I am saying principles. See, there are 2 principles. How many? 2 principles are there. जिसके बुनियाद पर क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? हम ग्रांट करते हैं, स्टेट ग्रांट करती है। क्या ग्रांट करती है? सिटीजनशिप को ग्रांट करती है। ठीक है, एक है, एक प्रिंसिपल है, उसको हम कहते हैं जस सोली। राइट, जस्ट सोली। जस्ट सोली इज रिलेटेड विद व्हाट? शाबाश। जस्ट सोली जो होती है, 2 प्रिंसिपल्स हैं, देयर आर 2 प्रिंसिपल्स
जिसके आधार पर एक स्टेट क्या करती है, ग्रांट करती है। क्या ग्रांट करती है? सिटीजनशिप करती है। एक है जस्ट सोली। जस्ट सोली जो है ये डील करती है विद प्लेस ऑफ बर्थ। आप यहां पर पैदा हुए हैं तो आपको कहा जाता है कि आपको इसके बुनियाद पर, इस प्रिंसिपल के बुनियाद पर आपको क्या मिलेगी? सिटीजनशिप मिलेगी। दूसरा जो प्रिंसिपल है दैट इज कॉल्ड जस सैंग्विन। क्या मतलब है उसका? मैरिज, ब्लड टाइज, ब्लड टाइज। यानी ब्लड टाइज का मतलब यहां पर ये है कि अगर आप यहां रहते नहीं हो लेकिन आपका बाप या आपकी मां या आपके ग्रैंडफादर्स या ग्रेट ग्रैंडफादर्स आपके यहां पर है, वो ब्लड रिलेशनशिप जो है उसके बुनियाद पर भी वो भी एक प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल पर आपको क्या मिलती है? जिस प्रिंसिपल आपको क्या मिलती है? सिटीजनशिप मिलती है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री पर जाऊं, अगर आपने मोतीलाल नेहरू कमेटी, मोतीलाल नेहरू कमेटी कब थी? 19 शाबाश 1928। मोतीलाल नेहरू कमेटी जब आई थी 1928, उस मोतीलाल नेहरू कमेटी में क्या हुआ था? हाँ, लीडर्स ने क्या कहा? लीडर्स ने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करते थे एक ही चीज को, दैट इज कॉल्ड जस्ट सोली। क्या? जस्ट सोली। जस्ट सोली को वो सपोर्ट करते थे। लिखो ये वहां नहीं, उस दिन शायद मैं नहीं पढ़ाया था, ठीक है? जस्ट सोली यानी जितने भी लीडर्स उस वक्त उस कमेटी में थे, उन कमेटी ने क्या किया? उन कमेटी ने सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर फोकस किया? सिर्फ जस्ट सोली पर। और उन्होंने रिजेक्ट किया, नहीं माना। क्या? रिजेक्टेड व्हाट? हाँ, सेकेंड प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड जस्ट सैंग्विन। ओके, तो इस पर उन्होंने क्या कहा कि इस पर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। अब हम अगर उसके आगे जाएंगे, उसके पीछे नहीं, उससे आगे अगर जाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, मैं यहां पर लिखता हूं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसने भी ये रिजेक्ट किया। वो तो एक कमेटी थी, एक कमेटी का जरूरी नहीं कि उसी कमेटी का चलेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी क्या किया? ये जो ये रेशियल सिस्टम जो था, उन्होंने भी इसको क्या किया? उन्होंने भी इसको रिजेक्ट किया। किसको रिजेक्ट किया? जस्ट सैंग्विन को रिजेक्ट किया। क्यों किया रिजेक्ट? उन्होंने कहा दिस इज अपोज टू इंडियन इथॉस। जो इंडियन इथॉस है उसके क्या है? उसके खिलाफ है, यानी ये अपोजिट है। अपोज टू व्हाट? इंडियन इथॉस। ये चीज आप दिमाग में रखना कि उन्होंने भी इसको रिजेक्ट किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, बहुत सारे हर्डल्स हो गए, किसको सिटीजनशिप देंगे, किसको नहीं देंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। तो उन प्रॉब्लम्स के बावजूद फिर क्या हुआ? फिर हम दोनों प्रिंसिपल्स को साथ में लेके चलते हैं। इथॉस, हाँ, इंडियन सिस्टम जो है, इंडियन का सिस्टम जो था उसके खिलाफ है। कोई क्या था? कोई यहां से निकल गया है, पता नहीं कब निकला है, लेकिन उसके दादा के दादा परदादा कोई ना कोई उसको यहां पर निकलता, उसको भी सिटीजन मिलेगी। ऐसा थोड़ी चलेगा। ये जो यहाँ का ही होगा, जिसने यहाँ इस देश के लिए खून दिया है, यहाँ ही रह चुका है, उस इतिहास के खिलाफ है वो। क्यों हम उनको सिटीजनशिप देंगे? ठीक है, जो यहाँ ही रह चुका है 100 सालों से, 200 सालों से यहाँ ही रह चुका है, उसने यहाँ पर खून दिया, आज़ादी के लिए लड़ा है, तो उस इतिहास के खिलाफ हो रहा है कि अगर हम उनको देंगे जो यहाँ पर रह चुका है, नहीं पता नहीं कितने, हाँ, 100 साल पहले कोई उनका यहाँ पर था, हाँ, उसके बुनियाद पर आपको क्या मिलती है? सिटीजनशिप मिलती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी ये क्या किया? ये रिजेक्ट किया। जो ही ये रिजेक्ट हुआ, लेकिन इतने प्रॉब्लम्स हो गए, हाँ, क्योंकि 1947 की बात अगर मैं करूं, 1947 के बाद डिवीजन हो गया, हाँ, तो बहुत प्रॉब्लम्स हो गई। कुछ लोग वहाँ चले गए, कुछ लोग यहाँ चले गए, तो किसको सिटीजनशिप देंगे, किसको नहीं देंगे? तो इस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। फिर क्या करना पड़ा सिस्टम को दोनों प्रिंसिपल्स साथ में लेने पड़े। तो दोनों प्रिंसिपल्स पर क्या होते हैं? हम क्या करते हैं? हम अब सिटीजनशिप देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लॉज बन गए, रेगुलेशंस बन गए, आर्टिकल्स आ गए, वगैरह वगैरह आ गए। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अमेंडमेंट्स भी इसमें किए। लेकिन सो फार मैं कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको क्या किया? रिजेक्ट किया, नहीं माना, बोला कि नहीं, इट इज अगेंस्ट व्हाट? इंडियन इथॉस। तो इस सिस्टम को हम फॉलो नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो एक ही सिस्टम को फॉलो करेंगे, एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, दैट इज जस्ट सोली। जस्ट सोली मीन्स
प्लेस ऑफ बर्थ। आप यहाँ ही पैदा हुए हैं, यहाँ ही रह चुके हो, आप बाहर पैदा हुए हैं, आपका दादा का परदादा यहाँ का था, आप बोलते हो कि मुझे भी सिटीजनशिप दे दो, हाँ, तो ऐसा नहीं चलेगा। कोई फॉरेन है, वो इंडिया आए, इंडिया में उनको बर्थ होगी, मतलब बेबीज की, वो बेबीज इंडियन हो जाएगी सर, अकॉर्डिंग टू दिस। हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर आप पैदा हुए हैं अमेरिका में, आपका माँ बाप भी पैदा हुआ है अमेरिका में फॉर एग्जांपल, लेकिन आपका दादा का परदादा का है वो यहाँ का था, आप क्या कहते हो, आप वहाँ बैठे हो, इतने सालों से आप वहाँ बैठे हो, फिर आप यहाँ करते हो क्या, क्लेम करते हो कि मुझे सिटीजनशिप दे दो, तो आपको नहीं मिलेगी। प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब है कि आप यहाँ पैदा हुए और यहाँ ही रह चुके हो, हाँ रह चुके हो, ठीक है, यहाँ समझ में आया सबको? ओके। अब क्या है, आपने सबू ने देखा होगा कि 26 नवंबर 1949 उस दिन क्या था, 26 नवंबर इंपॉर्टेंट डेट है, यही तो हमारे प्रीएम्बल में है, 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ, इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, फ्रेम हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को दे दिया। लेकिन मुझे ये बोलो, क्या उस वक्त सिटीजनशिप थी? शाबाश, यस और नो? अगर यस तो क्या था, अगर नो तो क्या था? मैं कह रहा हूं कि यहां तक, यहां से हो गया, फिर मैं कह रहा हूं इससे पहले क्या यहां पर आइडिया था सिटीजनशिप का? अगर था तो क्या था, अगर नहीं था तो क्या नहीं था, फिर क्यों नहीं था, क्या था फिर? मैं उस कल ही मैंने बोला था पढ़ के आ जाना। हाँ, आपको पेट्रियाटिक फीलिंग थी टुवर्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन जब इंडिया इंडिया ही नहीं था, हिंदुस्तान तो था लेकिन अपनी गवर्नमेंट तो नहीं थी, आप कॉलोनी के अंडर थे। शाबाश। जब ये आया था तो यहां तक बिल्कुल भी सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में नहीं था, इस चीज को दिमाग में रखना। बिफोर 26 नवंबर 1949 देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। लेकिन जो ही कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर भी नहीं था, लेकिन जो ही फिर कंप्लीट हुआ, कंप्लीट के साथ साथ में इसने क्या किया, इसने पार्ट 2 को ऐड किया, 5 to 11 आर्टिकल। तो इससे पहले था क्या? सो आई कैन से बिफोर 26 नवंबर 1949 देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, नो कॉन्सेप्ट एट ऑल। तो फिर क्या था? उस वक्त यहां पर कौन हुकूमत कर रहा था? ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली। तो उस वक्त जो यहां पर ब्रिटिश कंट्रोल करते थे कि नहीं करते थे? तो उस वक्त क्या था, जरा मुझे बोलो। शाबाश, बोलो जल्दी जल्दी। शाबाश। अच्छा, जो यहां पर उस वक्त रहते थे, हम भी थे यहां पर, हम मतलब हमारे दादा परदादा यहां ही थे कि नहीं थे, इंडिया में ही थे कि नहीं थे? तो इसका मतलब यह है कि हमें कहता था ब्रिटिश इंडियंस, है ना, क्योंकि उनके अंडर हम थे ना। तो इसका मतलब है कि हम यहां रहते थे। हम का मतलब नहीं ये वाली जनरेशन, यानी हमारे बाप या हमारे दादा या परदादा, कोई ना कोई उस वक्त हमारा यहां पर था। तो हम क्या कहते थे, ब्रिटिश इंडियंस, ब्रिटिश इंडियंस जो हैं उनको गवर्न किया जाता था। ब्रिटिश इंडियंस वेर गवर्नड बाय ब्रिटिश नेशनलिस्ट एक्ट। याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि उस वक्त जो यहाँ के, हम यहाँ के थे तो हम ब्रिटिश इंडियन थे, और ब्रिटिश इंडियन को गवर्न किया जाता था अंडर, देयर इज एन एक्ट कॉल्ड ब्रिटिश नेशनलिस्ट एक्ट, ब्रिटिश नेशनलिस्ट एक्ट। लेकिन अब ये भी पॉइंट है, जो प्रिंसली स्टेट से थे उनको क्या था? जो प्रिंसली स्टेट से थे उनके लिए क्या था? ये तो ब्रिटिश इंडियंस हैं, ब्रिटिश इंडियंस
गवर्न बाय ब्रिटिश नेशनलिस्ट एक्ट। लेकिन जो प्रिंस स्टेट से थे उनका क्या था? शाबाश। वो सब्जेक्ट्स कैसे गवर्न होते थे? शाबाश। उनको कहा था कि दे वर गवर्नड बाय ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन्स। उनको क्या कहते थे? ब्रिटिश। स्टेटस क्या था उनका? हाँ, ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन्स। याद रखना, दिस लाइन शुड बी दिस शुड बी अंडरलाइंड एंड दिस वन शुड आल्सो बी अंडरलाइंड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, क्या स्टेटस था? यहां तक सबको समझ में आया ना? मैं क्या कहना मैं चाहता हूं कि यानी इसका मतलब है कि यहां पर ना तो यहां पर कोई वर्ड सिटीजनशिप का मेंशन है, ना तो इनके लिए कोई सिटीजनशिप का वर्ड मेंशन है। तो इनको स्टेटस था ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन्स और उनको गवर्न किया जाता था अंडर ब्रिटिश नेशनलिस्ट एक्ट। ये याद रखना। अब अगर मैं देखूं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अब हम आएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो क्या है? ठीक है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है रिगार्डिंग सिटीजनशिप? रिगार्डिंग सिटीजनशिप तो हेडिंग शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो परमानेंट ना तो कंप्रिहेंसिव प्रोविजन है रिलेटेड टू सिटीजनशिप। मैं कहता हूं ना तो परमानेंट है, नीदर परमानेंट नॉर कंप्रिहेंसिव प्रोविजन। याद रखना, ना तो क्या है? शाबाश, परमानेंट, ना तो कंप्रिहेंसिव प्रोविजन है रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू सिटीजनशिप। हाँ, इतना है कि वहां पर लिखा है पार्ट 2 है, पार्ट 2 है जो 5 to 11 आर्टिकल के साथ डील करता है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में इतना लिखा है कि किस क्लास के लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी। क्या? मैं रिपीट कर रहा हूं, बात को समझ लेना कि ना तो परमानेंट प्रोविजन है ना तो कोई कंप्रिहेंसिव प्रोविजन है रिलेटेड टू होम? रिलेटेड टू सिटीजनशिप। सिर्फ हाँ, ये चीज है, पार्ट 2 वहां पर मेंशन है, उसमें आर्टिकल 5 to 11 लिखा गया है। तो उस पार्ट में, उन आर्टिकल्स में सिर्फ ये लिखा है कि किन के किस्म के लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी। व्हाट क्लास ऑफ पीपल कैन गेट सिटीजनशिप, यानी क्लासेस ऑफ पीपल कैन गेट सिटीजनशिप। अगर सिर्फ ये लिखा है तो फिर लोगों को कैसे सिटीजनशिप मिलती है? कौन देता है? शाबाश। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ कोई ना तो परमानेंट लिखा है ना तो कोई कंप्रिहेंसिव प्रोविजन है इन सिटीजनशिप के लिए, सिर्फ इतना है कि पार्ट 2 लिखा है वहां पर, 5 to 11 लिखा है वहां पर, लेकिन वो सिर्फ इतना कहता है कि किन लोगों को मिलेगी, फिर देता कौन है? सो इट इज पार्लियामेंट। सो इट इज पार्लियामेंट। ये सारा काम जो है पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाती है रिगार्डिंग सिटीजनशिप। याद रखना, इट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को मैंने इसलिए अंडरलाइन किया, पार्लियामेंट जो है वो क्या करती है? वो सिटीजनशिप। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या होता है? यहां पर लिखा हुआ है कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। लागू कब हो गया? जनवरी हो गया 26 जनवरी 1950 इज द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस दिन क्या हुआ? इस दिन
हम उसको कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसी लागू के टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना कहते हैं किन के किस्म के लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी, प्लस साथ साथ में ये भी कहती है कि इनके लॉज कौन बनाता है, कौन सिटीजनशिप देता है, इट इज पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट को कौन ताकत देता है, कहां पर देता है? Article 5 deals with this kind of people will be given citizenship. Article 6 says this kind of people will be given citizenship. Article 7 says this kind of should be given. Article 8 says this. Article 11 is the answer. Very good. Article 11 जो है ये empower करती है, क्या करती है? Empowers what? Parliament. याद रखना, it empowers Parliament. आर्टिकल 11 क्या करती है? एम्पावर करती है पार्लियामेंट को। फिर पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट लॉज बनाती है, पार्लियामेंट अमेंडमेंट लाती है, पार्लियामेंट चेंजेस करती है, डिफरेंट लॉज बनाती है, उन डिफरेंट लॉज के हिसाब से फिर लोगों को सिटीजनशिप मिलती है। इसी एम्पावरमेंट को जो अंडर आर्टिकल 11 मिलता है पार्लियामेंट को, तो सबसे पहले पार्लियामेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट लाया 1955 में। तो फर्स्ट सिटीजनशिप एक्ट, फर्स्ट जो सिटीजनशिप एक्ट जो है दैट इज 1955। ओके, दैट इज 1955। ये एक्ट क्या करता है? दिस एक्ट प्रोवाइड्स एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन। याद रखना, इसमें क्या है, दो चीजें आती हैं, एक आता है एक्विजिशन, दूसरा क्या आता है? टर्मिनेशन। आपको कैसे मिलेगी सिटीजनशिप, आपको कैसे निकाला जाएगा फ्रॉम द सिटीजनशिप, यानी आपको कैसे टर्मिनेट किया जाएगा फ्रॉम द सिटीजनशिप, आपको कौन से कंडीशंस रखे जाएंगे जिससे आप सिटीजन बन सकते हो, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन। आप हासिल कैसे कर सकते हो, आपको कैसे निकाला जाएगा फ्रॉम द सिटीजनशिप, वो सारा लिखा है किस एक्ट में? जो फर्स्ट सिटीजनशिप एक्ट 1955 में हुआ था, तो उसी में ये दोनों चीज़ें लिखी हैं। तो आज तक हम इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। नो डाउट इसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए, लेकिन टर्मिनेशन और एक्विजिशन जो वर्ड है वो इसी एक्ट में सबसे पहले आया, क्योंकि ये पहला एक्ट था रिलेटेड टू होम, रिलेटेड टू सिटीजनशिप। ठीक है, अब देखो क्या है, कितने आर्टिकल्स हैं जो डील करते हैं कि आप कैसे सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो? शाबाश, कौन कौन सा आर्टिकल है? चलो मैं भी बात करता हूं उसके बारे में। पहली बात यह है कि जो सिटीजनशिप जो है, सिटीजनशिप जो है ये यूनियन लिस्ट में है। सबसे पहली बात, 3 लिस्ट है ना हमारे पास, तो ये किस लिस्ट में? यूनियन लिस्ट में है। तो फिर क्या है? दैट मीन्स जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। अगर यूनियन लिस्ट है तो फिर क्या है? क्या स्टेट कर सकती है? नो, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। हाँ, यानी एक्सक्लूसिव मीन्स इसके अलावा किसी को ताकत नहीं है। अगर ताकत है तो सिर्फ और सिर्फ किसको है? पार्लियामेंट को। आर्टिकल 5 to 11। ओके, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है व्हाट इज सिटीजनशिप? नो, सो यू कैन राइट कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिफाइंड द सिटीजनशिप। अब देखो क्या है, 4 आर्टिकल्स आपको पहले याद रखने हैं, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 एंड आर्टिकल 8। कितने? 4। आर्टिकल 5, 6, 7 एंड 8। जो आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 जो है ये किसके साथ डील करता है? ठीक है, ये किसके साथ डील करता है? आर्टिकल 5 सीज, शाबाश, क्या कहता है आर्टिकल 5? सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। क्या? इसी पर क्वेश्चन आया था, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। आर्टिकल 6 क्या कहता है?
क्या? वो तो मैंने लिखा 5, मैं आप पूछ रहा हूँ 6 के बारे में। आर्टिकल 6 क्या कह रहा है? शाबाश। आर्टिकल 6 क्या कह रहा है? सिटीजनशिप ऑफ इमिग्रेंट्स। देखो, सिटीजनशिप ऑफ इमिग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, दिस आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 क्या कहता है? सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है। देन फाइनली सिटीजनशिप ऑफ इंडियंस अब्रॉड, आर्टिकल 8। सिटीजनशिप ऑफ इंडियंस अब्रॉड। कभी कभार यही आता है कि अब्रॉड टर्म जो है वो किस आर्टिकल में मेंशन है, तो किसमें 8 में। अब इनको हमें क्या करना है, इनको ही हमें 1 बाय 1 डिस्कस करना है कि आर्टिकल 5 में क्या प्रोविजंस हैं जिन प्रोविजन के हिसाब से आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। आर्टिकल 6 में कौन से प्रोविजंस ऐसे हैं जिन प्रोविजंस के अंडर आपको सिटीजनशिप मिलती है। आर्टिकल 7 और 8 में क्या प्रोविजंस गवर्नमेंट ने रखे हैं, पार्लियामेंट ने रखे हैं, जिस बुनियाद पर आप क्या कर सकते हो, आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 5 डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है? शाबाश, बोलो आप। व्हाट आर्टिकल 5 सेज? हाँ, शाबाश। आर्टिकल 5 सेज कि आपको 2 कंडीशन अगर आपने फुलफिल किए, देन यू आर एलिजिबल फॉर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय डोमिसाइल। अगर आपने 2 कंडीशंस फुलफिल किए, 2 करने, एक नहीं करना है, 2 करने। क्या करने? 2। अगर आपने ये 2 कंडीशंस फुलफिल किए तो आपको सिटीजनशिप मिलती है अंडर डोमिसाइल। तो सबसे पहला क्या है? कंडीशंस। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, तो कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या होनी चाहिए? शाबाश। What should be? Must have his domicile, right? Must have his domicile in the territory of India. Must have his domicile in the territory of India at the commencement of Constitution. Must have domicile. Domicile, na? Must. Must have what? Domicile. कहाँ की? In the territory of India at the commencement of Constitution. Commencement of Constitution वो क्या है? वो मैंने आपको भी बोला 1950। हाँ, 26 तारीख को 1 जनवरी और 1950। ठीक है। दूसरा, सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन में 3 प्रोविजन है। क्या है? सेकंड कंडीशन में 3 प्रोविजन, उन तीनों में से आपको एक करना है। पहली बात क्या थी कि आपको यहां की डोमिसाइल होनी चाहिए, मगर कब? क्या आज की? कब? कम्युनिस्टमेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया, उसके अंडर प्रोविजन, उसके अंडर काम स्टार्ट हो गया करना, दैट इज 26 जनवरी 1950। मैं कह रहा हूं कि उस टाइम पर आपको जो सर्टिफिकेट होनी चाहिए वो होनी चाहिए एज ए डोमिसाइल कि आप यहां के ही हो। ठीक है, 1950 की बात है। उसके बाद आपका दूसरा कंडीशन दिया गया है, लेकिन दूसरी कंडीशन में 3 प्रोविजन है। कितने हैं? ए। मगर याद रखना, इन तीनों में से आपको तीनों नहीं करने, इन तीनों में से आपको एक करना है। सो राइट डाउन नंबर ए। ए इज ही वॉज बॉर्न इन इंडिया। ए क्या है? ही वॉज बॉर्न इन इंडिया। सेकेंड, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया। ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया। ईदर, ईदर मतलब हाँ, चाहे मां
या बाप, या फादर या मदर, दोनों में से आपके माँ या दोनों में से एक, आपके बाप या आपके माँ क्या होनी चाहिए, यहाँ के ही होनी चाहिए। जो थर्ड कंडीशन है सी, दूसरे की अंडर थर्ड, वो क्या है कि आप यहाँ के होने चाहिए, नहीं आपको यहाँ रहना है 5 साल के लिए बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 1950 से पहले आपको पहले 5 साल यहाँ पर रहना है। फिर जब 5 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या मिलेगी, सिटीजनशिप अंडर डोमिसाइल, यानी आपको 5 साल यहाँ पर रहना है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लिखो थर्ड पॉइंट क्या है, मस्ट हैव बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट in the territory of India, ordinarily resident of India, not less than 5 years, not less than 5 years before the, immediately before the commencement of constitution. Before the commencement of constitution. अब क्या करना है आपको, पहला प्रोविजन तो आपको करना ही करना है। क्या है पहला प्रोविजन, कि आपको डोमिसाइल होनी चाहिए कब, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर। पहला तो आपको ये होना ही होना चाहिए। दूसरे में 3 प्रोविजन हैं, इन तीनों में से आपको एक करना है। या तो आपको सारे नहीं करने हैं, या तो अगर आपको ये है तो ऑलरेडी आपका आया है, दूसरे में से पहला वाला प्रोविजन कंप्लीट हो गया तो आप बन गए सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर डोमिसाइल, अंडर डोमिसाइल। या अगर आपके पास ये नहीं है तो ये होना चाहिए, अगर ये नहीं तो ये होना चाहिए, यानी तीनों में से कम से कम एक होना। जब आपको तीनों में से एक होगा प्लस पहला कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप बन जाते हो सिटीजन ऑफ इंडिया, मगर किसके अंडर, डोमिसाइल के अंदर। ठीक है, ये बहुत सारी कंडीशंस हैं, हम डोमिसाइल की बात कर रहे हैं जो लिखा है अंडर आर्टिकल 5। बात समझ में आ रही है? हाँ, डोमिसाइल जो लिखा है वो सिर्फ 5 के आर्टिकल में लिखा है। अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि डोमिसाइल के बारे में थोड़ा हम डोमिसाइल के बारे में डिस्कस करते हैं। डोमिसाइल कितने तरीके हो सकते हैं? डोमिसाइल, एक होता है डोमिसाइल ऑफ ऑरिजिन, दूसरा होता है चॉइस। मुझे बोलो आप, ये ऑरिजिन क्या होता है और चॉइस क्या होता है? शाबाश। ऑरिजिन का मतलब होता है बाय बर्थ, और चॉइस का मतलब होता है जो आपकी चॉइस है, आप कहां रहना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड रेजिडेंस। ठीक है, क्या लिखा आपने कि अगर हम डोमिसाइल की बात कर रहे हैं तो डोमिसाइल में हम 2 चीजें पढ़ते हैं, इट इज कॉल्ड डोमिसाइल ऑफ ऑरिजिन, सेकंड इज कॉल्ड डोमिसाइल ऑफ चॉइस। तो ऑरिजिन का मतलब है कि आप कहां पैदा हुए हैं और आपकी रेजिडेंस कहां, आपकी चॉइस है रहना। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे डिफाइन किया गया है, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ दिस डोमिसाइल इन कॉन्स्टिट्यूशन, सो देयर इज नो डेफिनेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखो क्या है कितने डोमिसाइल आप ले सकते हो? शाबाश, नहीं, कितने डोमिसाइल आप ले सकते हो सर्टिफिकेट्स? एक, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक केस है प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, अब हम सुप्रीम कोर्ट की बात भी सुननी है। प्रदीप इन द केस कॉल्ड प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 जो है आपको डोमिसाइल होगी, लेकिन एक ही डोमिसाइल होगी। यही क्वेश्चन आया था कल आईएएस में, यही क्वेश्चन आया था कल आईएएस में कि सुप्रीम कोर्ट सेज इन दिस केस दैट आर्टिकल 5 जो है विल हैव ओनली 1 डोमिसाइल। यू कैन हैव ओनली 1 डोमिसाइल। ठीक है, इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता है 2 सिटीजनशिप्स, इंडिया रिकॉग्नाइज ओनली 1 सिटीजनशिप। तो मैं यहां पर कह सकता हूं जो इंडिया है
इंडिया क्या करती है? इंडिया रिकॉग्नाइज करती है। क्या रिकॉग्नाइज करती है? ओनली वन सिटीजनशिप। इसका मतलब यह है देयर इज नो नोशन ऑफ स्टेट डोमिसाइल। आप जम्मू एंड कश्मीर के हो, आप महाराष्ट्र के हो, आप पंजाब के हो, हाँ, आपको एक ही डोमिसाइल मिलेगी। आपको अगर आप फॉर एग्जांपल आप JNK के हो, आप पंजाब के हो, आप महाराष्ट्र के हो, तो आपको एक ही डोमिसाइल मिलेगी, आपको अलग अलग डोमिसाइल नहीं मिलेगी। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट आई वांट टू डिस्कस हियर इज, फॉर एग्जांपल आप JNK के हो, आप परमानेंटली महाराष्ट्र चले गए शाहरुख खान के पास, ठीक है, आप यहां ही रहने लगे। पहले आप वहां थे, अब आप ये मुस्कुरा रहे हो, आप यहां हो। तो मुझे ये बोलो, जब आप यहां थे जम्मू एंड कश्मीर में, आपको डोमिसाइल वहां पर थी, क्या आपको डोमिसाइल अब चेंज करनी है? शाबाश। नो और यस? नो, बिकॉज मैंने पहले ही आपको कहा इट ओनली वन डोमिसाइल, ओनली वन सिटीजनशिप। तो आपको डोमिसाइल करने की, चेंज करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर गोइंग देयर परमानेंटली, आप यहां सब कुछ बेच रहे हो या ऐसे ही छोड़ रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आपने सब कुछ छोड़ दिया, मैं जाऊंगा कहां? महाराष्ट्र में रहने के लिए। आप परमानेंटली आप महाराष्ट्र बैठने के लिए गए, रहने के लिए गए, तो क्या उस वक्त आपकी सिटीजनशिप आपको चेंज करनी पड़ेगी? नो, नॉट एट ऑल। आपकी एक ही डोमिसाइल है, दैट इज दिस डोमिसाइल ऑफ इंडिया। आपको एक ही सिटीजनशिप है, दैट इज कॉल्ड सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो आपको डोमिसाइल चेंज नहीं कर सकते हो। आप कहीं भी जाओ हिंदुस्तान में, तो डोमिसाइल आपको चेंज नहीं करनी होगी। यही क्वेश्चन कल आया था IAS में कि हमारे पास कितने डोमिसाइल होने चाहिए। पेपर देखते हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब तीसरा पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूं, विच आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू, दैट इज व्हाट अबाउट इन्फेंट्स, जो बच्चे होंगे, है, जो इन्फेंट्स होंगे, बच्चे जो होंगे, व्हाट अबाउट देम? आर दे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट इन अदर वर्ड्स, ठीक है। यानी एक बच्चा जो होगा, एक बच्चा, मैं थर्ड पॉइंट आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर इज, अगर एक बच्चा होगा, उसकी डोमिसाइल जो होगी, क्या उस डोमिसाइल को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्या वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? तो हम ये लिख सकते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, हाँ, इन्फेंट्स जो होते हैं, आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो फिर क्या हो जाता है? जो बच्चा होता है उसकी डोमिसाइल वही रहती है जो उसके बाप की होगी। अरे बात तो समझ आ रही है ना आपको? मैं कह रहा हूं जो बाप की डोमिसाइल होगी वही बच्चे को रहती है, यानी फादर, हाँ, फादर की डोमिसाइल रहती है, ठीक है भाई। अच्छा, व्हाट अबाउट अ मैरिड वुमेन? अगर कल किसी एक की शादी होती है, ठीक है, व्हाट अबाउट हर? क्या उसकी डोमिसाइल बाप की रहती है या उसके हस्बैंड की रहती है? शाबाश, हाँ, फादर की और हस्बैंड की? ऑब्वियसली हस्बैंड की। क्या रहती है? हस्बैंड। फादर की जो ही आपकी शादी होती है, आप कहाँ जाते हो? आप जाते हो दूसरे के घर में, आप हस्बैंड के साथ रहते हो अब, हाँ, जब से आपकी मैरिज होती है, आपकी शादी होती है, तो आप हस्बैंड से रहते हो। जो ही आप हस्बैंड के साथ रहते हो, तो आपकी डोमिसाइल जो है ना, वो हस्बैंड के हिसाब से ही चलेगी। तो इसका मतलब है कि जो फोर्थ पॉइंट जो है, दैट इज जो मैरिड वुमेन जो होंगे, हाँ, उनको किनके साथ रहेगा? हस्बैंड के साथ। तो बच्चे को किसके साथ रहेगा? क्या ये मैरिड वुमेन चेंज कर सकती है? जिस तरह हमने ये भी देखा कि जो बच्चा है वो चेंज नहीं कर सकता है। क्यों नहीं चेंज कर सकता? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, मत है, वो डिपेंडेंट है। किस पर? फादर पर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट मैरिड वुमेन? तो मैरिड वुमेन अगर होंगे तो क्या वो चेंज कर सकती है? नो, नॉट एट ऑल। मैरिड वुमेन चेंज नहीं कर सकती है। जो उसके हस्बैंड की डोमिसाइल रहेगी, उसी के हिसाब से उस वुमेन की भी रहेगी, तो वो भी चेंज नहीं कर सकती है। अभी आ रहा हूं। फिफ्थ पॉइंट, व्हाट अबाउट विडोज?
विडोज, विडोज को क्या रहेगा? लड़की ने शादी की, कुछ सालों तक वो रहे, 10 साल, 20 साल, 5 साल, 6 महीने, ठीक है। उसके बाद उसकी हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उसके बाद वो विडो बनती है। तो विडो जब बन गई, अगर बी मरेगी तो उसको क्या कहते हैं? हस्बैंड को क्या कहते हैं फिर? हैं? सी सेट का सवाल है, कंप्रेंशन का। When husband dies, the lady becomes widow. When the wife dies, what the husband becomes? Wifeless. So वो भी नो खानदार कर सकती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, आप छोड़ो कि विडो जो होती है उसके साथ क्या होता है। उसके साथ पहले ये मामला था कि उसका जो ये हस्बैंड था, उसकी डोमिसाइल उसी के हिसाब से चलती थी, है ना। लेकिन अब हस्बैंड मर गए, क्या डोमिसाइल खत्म होती है? नो, वो चलती है अकॉर्डिंग टू हर हस्बैंड्स डोमिसाइल। जो उसके हस्बैंड की डोमिसाइल थी वो इसी के हिसाब से ही चलेगी, अनलेस एंड अनटिल शी चेंजेस। बात समझ में आ रही है? जब तक याद रखना, जो विडो की होगी वो कंटिन्यूअसली किसकी रहती है? कंटिन्यू रहती है, कंटिन्यूअसली किसकी? हस्बैंड की, अनलेस एंड अनटिल शी चेंज द एक्ट। जब तक वो खुद ना चाहेगी क्या करना, चेंज, तब तक उसको कोई भी उस डोमिसाइल से नहीं निकाल सकता है। इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है भाई। 2 एलिमेंट जरूरी है डोमिसाइल की एग्जिस्टेंस के लिए। कितनी? 2 क्या है? 2 कंडीशंस या 2 एलिमेंट जरूरी है डोमिसाइल के लिए। 2 एलिमेंट्स की जरूरत है, तो वो क्या है? शाबाश, यहां तक समझ में आया सारा? मैं नोट खुद बना रहा हूं, मैं दे रहा हूं, लेकिन हाँ कश्मीर के बंदा है फॉर एग्जांपल, सर यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी बेची रहने के लिए, आप उसको एक ही सिटीजनशिप मिल जाएगी ना, मतलब एक ही डोमिसाइल मिल जाएगी, वो जेएंड के लिए। लेकिन अब तो 10 साल में फॉर एग्जांपल दिल्ली में रहना है, अब उसको वहाँ पे मतलब ये वोटिंग करनी है फॉर एग्जांपल, तो लेकिन उसकी तो डोमिसाइल जेएंड के, उसको वहाँ पे इलेक्शन मतलब नहीं मिल जाएगी ना। वो रजिस्टर करेगा ना वहाँ पर, तो अगर वो रजिस्टर करेगा तो वो उसको यहाँ फिर कहाँ, यहाँ तो फिर नहीं वोट डाल सकता ना। जहाँ वो रजिस्टर हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से चले गए कहाँ पर, दिल्ली गए रहने के लिए परमानेंटली, आपने दिखाया कि मैं परमानेंटली, हाँ परमानेंटली इज वर्ड हियर, आपने दिखाया परमानेंटली मैं जाता हूँ वहाँ, कहाँ, दिल्ली। आप यहाँ आते हो घूमने के लिए, लेकिन परमानेंटली जो आपका इंटेंशन है वो क्या है, वो दिल्ली है। तो आपको डोमिसाइल चेंज नहीं करनी है। फिर आपको क्या करना है, वोट के लिए आपको अपने आप को रजिस्टर वहाँ पर करना होगा। फिर आपको उसी रजिस्टर की बुनियाद पर, आपको पहले ही रजिस्टर करना है वहाँ पर, आपको वहाँ पर राशन कार्ड मिलेगा, आपको बाकी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ठीक है, हाँ गवर्नमेंट फैसिलिटी, उसी के बुनियाद पर आपको क्या मिलेगा, राइट टू वोट मिलेगा, ठीक है। लेकिन डोमिसाइल आपको चेंज नहीं करनी, क्योंकि आपको एक ही डोमिसाइल थ्रू आउट द इंडिया चलती है। लेकिन फिर जब स्टेट देती बोलती है मतलब एप्लीकेबल टू ओनली डोमिसाइल ऑफ फॉर एग्जांपल राजस्थान, बिहार, फॉर एग्जांपल, हाँ वो होता है। देखो वो क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप JNK की डोमिसाइल है, यहाँ पर पोस्ट निकलती है, तो यहाँ पर लिखा रहता है कि ये यहाँ पर सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो जिनको डोमिसाइल होगी जम्मू एंड कश्मीर की। तो उस वक्त बाहर का नहीं कर सकता है। मान लो कि बाहर का यहाँ पर आया रहने के लिए, अब वो यहाँ का ही बन गया, उसने रजिस्टर किया, ठीक है, तो वो कर सकता है, वो कर सकता है। क्योंकि डोमिसाइल जो है ना, नो डाउट आपको राजस्थान की डोमिसाइल है, लेकिन आप डोमिसाइल चेंज नहीं कर सकते हो ना। आप अब यहाँ के परमानेंट बन गए, कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर के, तो आपको फिर उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। डोमिसाइल तो वही रहेगी, लेकिन फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी, डोमिसाइल वही रहेगी, डोमिसाइल चेंज नहीं होती है। यही क्वेश्चन कल आया था IAS में कि हाउ मेनी डोमिसाइल्स यू कैन हैव, 2, 3, 1 एंड हाउ मेनी 1। क्यों? इंडिया रिकॉग्नाइज करती है 1 सिटीजनशिप। आपको डोमिसाइल चेंज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। और कोई क्वेश्चन? क्लियर? ओके। अच्छा, पॉइंट ये है, 2 एलिमेंट जरूरी है। क्या है? 2 एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आई कैन से नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डोमिसाइल। 2 एलिमेंट्स।
टू एलिमेंट्स जो हैं, टू एलिमेंट्स आर नेसेसरी। दो एलिमेंट्स क्या हैं? नेसेसरी है। किसके लिए? फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट? फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डोमिसाइल। वो क्या है? शाबाश शाबाश, बोलिए ऐसे क्या एलिमेंट्स हैं जो जरूरी हैं एक डोमिसाइल को एग्जिस्टेंस करने के लिए? सबसे पहला है रेजिडेंस ऑफ पर्टिकुलर काइंड, सेकेंड इज इंटेंशन ऑफ पर्टिकुलर काइंड। अब हम बात करेंगे रेजिडेंस और इंटेंशन के बारे में। शाबाश, बोलो रेजिडेंस का क्या मतलब है और इंटेंशन का क्या मतलब है? देखो, अगर आप इंडिया के हो, ठीक है, आप देखो डोमिसाइल को जिंदा रखने के लिए दो एलिमेंट्स का होना, टू एलिमेंट्स आर कंपल्सरी टू मेक द डोमिसाइल इन एग्जिस्टेंस। एक है रेजिडेंस एंड सेकेंड इज इंटेंशन। अगर आप फॉर एग्जांपल यहां के सिटीजनशिप हो, आप अमेरिका में रहते हो, ठीक है, तो उस वक्त आपके साथ क्या हो जाएगा? अगर आप अमेरिका में रहते हो तो आपको क्या राय है इंडिया में बैठने के लिए? आप यहां के हो, इंडिया के हो, लेकिन रहते हो कहां पर? अमेरिका में। आपका बिजनेस है, आपका काम है, आपका कुछ और है, लेकिन इसी की वजह से आप वहां पर गए हो। लेकिन आपका इंटेंशन क्या है हिंदुस्तान के बारे में? आप क्या चाहते हो? तो इन्हीं दो एलिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, तो जिसको हम कहते हैं कि ये ज़रूरी है, या हम कहते हैं लाइफ लाइन है, किसको? एग्जिस्टेंस के लिए। किस चीज़ का? डोमिसाइल का। रेजिडेंस इज नॉट कंपल्सरी फॉर कंटिन्यूसली। पहली बात, जो रेजिडेंस है के राइट, रेजिडेंस जो है नीड नॉट टू बी कंटिन्यूस बट मस्ट बी indefinite. Need not be continuous but must be indefinite. But must be indefinite. ठीक है? Second point, but intention must be permanent. Second point, intention must be permanent. इसका क्या मतलब है? शाबाश। इसका मतलब क्या है कि आपको यहां पर कंटिन्यूसली रहने की जरूरत, आप क्या अमेरिका जाएंगे फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे फिर वापस आएंगे? नहीं। आपको क्या करना है कि आपको कंटिन्यूसली यहां पर जरूरत बैठने की नहीं है, मगर इंटेंशन जो आपका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं परमानेंटली यहां का ही हूं, मैं अमेरिका का नहीं हूं। मेरा वहां पर बिजनेस है, मैं वहां पर एजुकेशन हासिल कर रहा हूं, मेरा कुछ और काम है, ठीक है, किसी और रीज़न की वजह से मैं वहां पर हूं, लेकिन जो मैं यहाँ नहीं बैठ सकता हूँ, इसलिए वहाँ पर पहले लिखा गया है कि नीड नॉट बी कंटिन्यूस। आपको कंटिन्यूसली यहाँ पर बैठने की जरूरत नहीं है, मगर जो आपका इंटेंशन होना चाहिए वो कंटिन्यू यहाँ का ही होना चाहिए। वही दो एलिमेंट जरूरी हैं किसी भी डोमिसाइल को लाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, एग्जिस्टेंस में लाने के लिए। आई कैन से रादर। बात समझ के आ रही है? पक्का? दिस आर्टिकल 5, दिस आर्टिकल इन्फेंट से क्या हो जाएगा, विडो के साथ क्या हो जाएगा, वुमेन, मैरिड वुमेन के साथ क्या हो जाएगा, कौन से दो कंडीशन हैं जो इसके लिए ज़रूरी है, डोमिसाइल क्या होता है, डोमिसाइल ऑफ चॉइस क्या है, डोमिसाइल ऑफ ऑरिजिन क्या है, ठीक है। तो उसके बाद जो टू एलिमेंट्स है, रेजिडेंस ऑफ पर्टिकुलर काइंड एंड इंटेंशन ऑफ पर्टिकुलर काइंड। हाँ, ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पर कंटिन्यूसली बैठना है, मगर जो आपका दिमाग, इंटेंशन जो है वो हमेशा के लिए यहाँ। अगर आपका इंटेंशन ख़त्म हो गया तो आपको डोमिसाइल के हिसाब से सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। सो दिस इज व्हाट आर्टिकल 5 सीज। तो इसी में एक क्वेश्चन आया था, क्योंकि आपको यहाँ पर आना है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आपको यहाँ पर अपनी प्रेजेंस दिखानी है। हाँ, नहीं, लिमिटेड नहीं है कि आपको यहाँ पर दिखाना कि मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरा सब कुछ यहाँ ही है। आपने प्रॉपर्टी यहाँ पर बेच चले गई अमेरिका, आप कहते हो कि नहीं तब भी मेरा इंटेंशन यहाँ का कहाँ का इंटेंशन है, आपका यहाँ पर है ही नहीं कुछ,
ठीक है, कुछ तो कुछ होना चाहिए ना आपके पास। ना तो मकान है, ना तो प्रॉपर्टी, ना कुछ भी नहीं है, ना तो आपके रिश्तेदार हैं, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या कहते हो, मेरा नहीं, मेरा इंटेंशन यहाँ ही है। ठीक है, क्यों आपको कभी लगता है कुछ ना कुछ, कभी ना कभी मैं वापस आऊँगा, तो मेरी सिटीजनशिप लॉस नहीं होनी चाहिए अंडर डोमिसाइल। आपको ये इंटेंशन का मतलब ये है कि आपको दिल और दिमाग यहाँ ही रखना कि मैं यहाँ का ही हूँ, मैंने बाहर सिटीजनशिप हासिल नहीं की है। अगर मैं इतने सालों से बाहर रह रहा हूँ तो मैंने वहाँ की सिटीजनशिप अचीव कभी भी नहीं की, ना तो मैंने अप्लाई किया। मेरा इंटेंशन सिर्फ यह क्या है, सिर्फ इंडिया है। हाँ, आपको कंटिन्यूसली यहाँ पर बैठने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आना है। इसलिए आपको परमानेंट वीज़ा कभी नहीं मिलेगा। मिलता है परमानेंट वीज़ा आपको 6 महीने के लिए मिलता है, साल के लिए मिलेगा, 2 साल के लिए मिलेगा, 3 साल के लिए मिलेगा, और कितने सालों के लिए मिलेगा। ठीक है, हाँ गोल्ड वीजा मिलते हैं सर 10 साल के लिए। वो सबों को नहीं मिलता है। ठीक है, देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। तो नॉर्मली वीज़ा तो आपको नहीं मिलेगा, महीने के लिए मिलता है, 6 महीने के लिए मिलता है, साल के लिए मिलेगा, 2 साल के लिए मिलेगा, उसके बाद आपको रिन्यू करना पड़ता है वो। ठीक है, तो रिन्यू करने के लिए आपको कहाँ आना है, वापस आना है इंडिया, आना कि नहीं आना है, या वो कंपनी आपको रिन्यू करवाएगी। ऐसा होता है, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं बाहर, तो उसके हिसाब से वो करवाएगी, आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कंपनी आपके बदले में दिखाती है कि उसका इंटेंशन इंडिया ही है। ठीक है, उसका इंटेंशन सऊदी अरबिया नहीं है, अमेरिका नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 5। नाउ आर्टिकल 6। हाँ, 2 चीज़ें हैं, या तो मज़ा नहीं आता आपको, फिर